एक्चुअली लोक अदालत का जो असली मकसद है वो ये है कि लोगों को बगैर परेशानी के, बगैर पैसा खर्चा करने के ज़्यादा यानी मुफ्त इंसाफ जो है वो दिलाया जा सके। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर ये ज़ाहिर है कि लोगों के अलग अलग किस्म के डिस्प्यूट हैं, अलग अलग किस्म की परेशानियाँ हैं और जब वो अदालत में आते हैं तो अदालत में बहुत वक्त लगता है, लेकिन बगैर टाइम ज़ाया किए। और फिर सबसे बड़ा जो इसका मकसद ये है कि लोक अदालत में कोई अदालत की तरफ से फ़ैसला नहीं सुनाया जाता, ये फ़ैसला जो है ये लोगों का ही होता है। दो पार्टीज़ का अगर आपस में डिस्प्यूट है तो वो खुद ही सेटलमेंट करते हैं, लेकिन लोक अदालत का इतना रोल रहता है कि लोग वो उनको समझाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, इनकरेज करते हैं एमिकेबल रेजोल्यूशन के लिए। जब उनकी सेटलमेंट हो जाती है तो बाद में लोक अदालत जो है वो उसमें अवार्ड पास करती है। तो ये फैसला तो लोगों का ही होता है, लेकिन जब इसके ऊपर अदालत की मोहर लगती है तो वो एक अवार्ड बन जाता है जो कि सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर है, हम ये कह सकते हैं। तो इसका यही है कि एक ये एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट लोगों के बीच में करवाया जाता है। इसमें अदालतों का ये रोल रहता है कि वो लोगों को इसमें आपस में समझाते हैं और फिर इसमें हार जीत का मसला नहीं होता है। जब पार्टीज़ आपस में सेटलमेंट करती हैं और जब किसी भी डिस्प्यूट का, किसी भी उनके बीच में कोई कंट्रोवर्सी होती है या कन्फ्यूजन होती है, तो जब उसको रिज़ॉल्व करते हैं तो वो दोनों विन विन पोजीशन की सूरत में रहते हैं। ये नहीं कि एक हार गया या एक जीत गया। दूसरी बात ये है कि अगर हम मेरिट पे डिसाइड करते हैं केसेस तो मुकदमाबाजी आगे बढ़ने का ज़्यादा अंदेशा रहता है, क्योंकि अगर एक पार्टी के ख़िलाफ़ फैसला होता है तो जिसके ख़िलाफ़ होता है अगर उसको वो फैसला ठीक नहीं लगता तो उसमें अपील करते हैं, रिवीजन करते हैं। इसी तरह वो अगली अदालतों में जाते हैं, ऊपर वाली अदालतों में जाते हैं, तो उसमें ये होता है वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है। लेकिन यहाँ पर ये ऐसे मकाम पे इनको ये लाते हैं पार्टीज़ को कि जहाँ पर हारने जीतने का सवाल नहीं है, दोनों पार्टीज़ समझो जीतते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। और लोक अदालत का जो फैसला होता है इसकी ना अपील है ना रिवीजन है, आगे वाली अदालत में नहीं जा सकते, ये यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि ये पार्टीज़ की रजामंदी से होता है इसलिए इसमें कोई अपील या रिवीजन का प्रोविज़न नहीं है। जी, आज पूरे देश में आपको मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सालाना कैलेंडर होता है उसके मुताबिक नेशनल लोक अदालत थी। वायलू में भी हमने यहाँ नेशनल लोक अदालत की। इसमें करीब मुख्तलिफ नोईद के कुछ हमने 82 केसेस उठाए, 82 केसेस, जिसमें से 41 केसेस में पार्टीज़ का आपस में सेटलमेंट करने में ये लोक अदालत कामयाब रही। इसके अलावा कुछ सोशल वेलफेयर की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रिलेटेड, वो कुछ 1617 स्कीम्स थी जिसमें लोगों को ग्रीवेंस थे, तो उसका भी हमने अजाला किया है, वो भी जो हैं वो सेटल हुए हैं। तो लोक अदालत का खैर ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आज की जो लोक अदालत थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो सालाना कैलेंडर आता है, तो आज की लोक अदालत जो थी वो नेशनल लोक अदालत थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो कैलेंडर है उसके मुताबिक हमने यहाँ मुनक़्क़द की थी वायलू में। देखिए जी, असल में ऐसा मसला होता है कि जो मियाँ बीवी के आपस में झगड़े होते हैं तो इनका कोई बड़ा ख़ास कारण नहीं होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़े हो जाते हैं। जैसे कभी किसी ने, जैसे खामद ने कभी बीवी को डांट दिया तो वो रूठ गई, कभी बीवी ने खामद को कुछ कहा तो भी उसकी बात नहीं मानी, तो वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। उसमें ये होता है कि पहले तो फ़र्ज़ बनता है कि समाज में जो हमारे काबिल इज़्ज़त लोग होते हैं या लड़की के पेरेंट्स, लड़के के पेरेंट्स, इन सब को बैठ के उनको समझाना चाहिए और अहमियत बतानी चाहिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये एक बहुत बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है और इस रिश्ते की बहुत बड़ी अहमियत है। और छोटी छोटी चीज़ों में जो थोड़ा सा बर्दाश्त का भी कभी रखना पड़ता है, मगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी कहीं ज़्यादा तशद्दुद होता है जब, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाते हैं। कहीं अगर उसको ख़र्चा नहीं मिलता है तो वो फिर अपने लेवल पे जब ख़र्चा नहीं देता, उसको मेंटेन नहीं करता, तो फिर नेचुरली औरत को भी अदालत में आना पड़ता है। तो अदालत में हमारी ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले हम उनको ये समझाएं कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये एक कागज़ के टुकड़े से नहीं चलता है,
मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये एक भरोसे का रिश्ता है, एक आत्माद का रिश्ता है, वफ़ादारी का रिश्ता है। तो जब बीवी खामंद के साथ वफ़ादारी करेगी, खामंद बीवी के साथ वफ़ादारी करेगा और एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे, एक दूसरे में एतमाद होगा, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। मियाँ बीवी के झगड़े का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है, वो मासूम बच्चों पे पड़ता है। क्योंकि कभी बीवी बच्चों को अपने साथ ले जाती है तो वो बाप के प्यार से महरूम हो जाते हैं, और कभी बाप बच्चों को अपने साथ ले जाता है तो वो माँ की ममता से महरूम हो जाते हैं। हमारी कोशिश हो जाती है कि आज भी बहुत सारे मियाँ बीवी के झगड़े थे, बच्चे एक माँ के पास थे या बाप के पास थे, तो कोशिश की हमने कि वो दोनों यहाँ से इकट्ठे गए घर, और हमने उनको यही समझाया कि इन बच्चों को कम से कम मौका मिले, इनकी ये खेलने की उम्र है, इनकी ये माँ बाप क्या प्यार और मोहब्बत जो है उससे ये महरूम न रहें, और इनका ये हक है कि ये जब चाहें ये माँ की गोद में खेलें, जब ये चाहें ये बाप की छाती पे खेलें, बाप के कंधे पे सवार हो जाएं, ये इनका हक है। इस हक को छीनने की आप जिम्मेदारी अपने सर मत लें, और ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। खैर बहुत सारे लोग समझते हैं, और कई लोगों को समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, मगर इसमें हम बहुत कामयाब होते हैं इनको समझाने में। और फिर ऐसा है कि उसके साथ साथ हम उनको ये भी समझाते हैं कि मियाँ बीवी की एक दूसरे के तहीं आपस में हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं, बीवी के क्या फ़राइज़ हैं, खावंद के क्या फ़राइज़ हैं, हकूक़ क्या हैं। तो इसमें काफ़ी हद तक अदालतें कामयाब रहती हैं, और आज भी काफ़ी हद तक हम कामयाब रहे। बहुत सारे मुकदमात थे मियाँ बीवी के बीच में, तो उसमें एमिकेबल सेटलमेंट उनका हुआ, एमिकेबल सेटलमेंट हुआ, तो यहाँ से वो इकट्ठे गए घर। जबकि वो 6-6 महीने से अलग थे, साल-साल से अलग थे, कहीं 2 साल से अलग थे। यहाँ मुकदमाबाजी उनके बीच में चल रही थी, और यहाँ पर जब हमने उनको मियाँ बीवी के इस पाक रिश्ते का एहसास करवाया, वो समझ गए, वो यहाँ से ही इकट्ठे हो गए, बच्चों के साथ इकट्ठे गए। देखिए, मेरा यही पैगाम रहेगा कि हमारा समाज जो है ये एक बहुत खूबसूरत समाज है, और इस समाज को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए, और अपने घरों को ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए, घरों में अमन हो, घरों में सुकून हो, और घरों में अमन की महक हो, उसके लिए ज़रूरी है कि औरतों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर तशद्दुद ना किया जाए, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करवाया जाए। उनको जितना हो सके उनको उनको मतलब आराम दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं कि ऐसे मसले होते हैं कि औरतों से काम ज़्यादा लेते हैं। जैसे खामन घर में अगर अकेला भी बैठा रहता है तो वो सोचता है कि ये बच्चे पालना भी औरत का काम है, खाना बनाना भी औरत का काम है, माल मवेशी के लिए घास काटना भी औरत का काम है, और घर में अगर कहीं तामीर का काम चल रहा है, मकान की तामीर का काम चल रहा है, या कोई दूसरा काम चल रहा है, खेती बाड़ी का काम चल रहा है, तो ये सारा औरत का काम है। तो ये औरत के साथ ज़्यादती है, क्योंकि जिस घर में औरत खुश है वो घर खुशहाल है, उस घर में खुशहाली होगी, उस घर में अमीरी भी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिस घर में औरत जो है वो परेशान है तो वो घर परेशान है। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपके घर में खुशहाली हो, आपके रिज़्क के दरवाज़े जो हैं वो और ज़्यादा कुशादा हो जाएँ, आपके रिज़्क में बरकत हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका दिन सुकून से निकले और सुबह आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, तो ज़हनी सुकून के साथ शुरुआत करें, और शाम को जब वापस आएँ तो अपने बच्चों और बीवी के साथ सुकून के साथ खाना खाएँ, और उसके बाद फिर रात को आराम करें, कोई परेशानी ना हो। तो फिर ये ज़रूरी है कि जितना हो सके औरतों को खुश रखें, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करें, औरतों को गैर ज़रूरी काम करने पर मजबूर ना करें, उतना ही काम उनसे लें जितना वो बर्दाश्त कर सकती हैं। यही मेरा पैगाम है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।